आप सभी लोगों को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। थोड़ा-सा लेट हो गए हम लोग आज, कोई बात नहीं, एकदम स्पीड में चीज़ों को बढ़ाते हैं, ठीक है? हेलो, आप सभी लोगों को बढ़िया से जुड़ जाइए सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से और तैयार रहिए। आज का सेशन हमारा रिएक्शन मैकेनिज़्म से स्टार्ट होगा। पहले हम एरोमेटिसिटी के 1-2 क्वेश्चन्स देख लेंगे स्पीड में और फिर हम रिएक्शन मैकेनिज़्म से आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। यहाँ पर हम अपना पीवाईक्यू सेशन पूरा का पूरा कंप्लीटली पढ़ रहे हैं एकदम सिस्टमैटिक वे में, ठीक है? अगर मैं आगे बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास मैंने बोला है पीवाईक्यू सेशन चल रहा है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स कवर करते हैं। जैसे अगर बात किया जाए डीयू एग्जाम, इसके बाद बात किया जाए बीएचयू एग्जाम, इसके बाद बात किया जाए एचसीयू एग्जाम, इसके बाद बात किया जाए सीयू सेट एग्जाम, ये सब। और अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अच्छा एक चीज मुझे कमेंट करके आप सभी लोग बताओ बढ़िया से कि क्या हम कल डिस्कस कर लें क्या? कल शाम को 7:30, कल शाम को 7:30 क्या डिस्कस कर लेंगे क्या कि कौन-कौन से एमएससी एंट्रेंस हैं? एमएससी एंट्रेंस हैं। एक बार कमेंट करके सभी लोग बताओ मुझे अच्छे से कि क्या कल शाम को हम डिस्कस कर लें कि कौन-कौन से एमएससी एंट्रेंस हैं जो कि आपको भरने चाहिए। और इसी ही के साथ हम लोग एक सेशन और रखेंगे इसके बाद। पहले तो ये सेशन हो जाएगा हमारे पास, इसके बाद हम एक और सेशन अलग से रखेंगे कि कौन-कौन से एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आपको भरने चाहिए और किसमें आपका टारगेट किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले टारगेट किसमें होना चाहिए, उसके बाद किसमें टारगेट होना चाहिए, उसके बाद किसमें टारगेट होना चाहिए। हेलो, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। बात समझ में आ रही है? तो कल हमारा सेशन होगा शाम को 7:30, सभी लोग ज्वाइन करना बहुत अच्छे से। हम लोग जितने भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, स्टेट वाले भी हो गए, वो सब हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरीके से कर लेंगे ताकि थोड़ा-सा मोटिवेशन आ जाए कि हम किस जगह, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, किससे हमारा फ्यूचर सिक्योर है। फिर मैं एक सेशन और ले लूँगा फ्यूचर में, वो सेशन हमारे पास होगा जॉब्स का। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर बताइए एमएससी के बाद जॉब्स क्या हैं? क्या कॉन्सेप्ट होगा? क्या तरीका होगा? हम आईआईटी जैम ही क्यों कर रहे थे? हम एमएससी एंट्रेंस किससे करेंगे तो हमारी क्या प्लेसमेंट हो सकती है? नेट गेट निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या हो सकता है? जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं ना, ये सब हम उस सेशन में भी कर लेंगे। वो सेशन मैं फ्यूचर में रख लूंगा, मतलब कभी भी बाद में रख लूंगा, ठीक है? विवेक शर्मा, ये चीजें यहाँ पर बात नहीं करते हैं, इसको हम अलग से रखेंगे। आप अभी सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन में जुड़ रहे हो सभी लोग, यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पूरा का पूरा फोकस किया है। सभी सबसे पहले बढ़िया से जुड़ जाओ, एकदम अच्छे से तैयार हो जाओ। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो ये मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो मुझे नए लोग जानते हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं। वैसे तो शायद ही हो सकता है ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं भैया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से एडवांस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हमेशा, और जो कि आपके लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है? उसके बाद अगर बात किया जाए तो हमारे पास यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होती हैं और यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस होता है। यहाँ पर लाइव क्लास के बाद भी इसको अनलिमिटेड आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेरी ही तरह बहुत सारे एजुकेटर्स आपको नजर आने वाले हैं पढ़ाते हुए, आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बायोलॉजिकल साइंसेज, मैथ्स, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी आपके दोस्त हैं उन सभी को यहाँ पर आप रिकमेंड कर सकते हो। तो आइए शुरू किया जाए अपने इस सेशन को। एसवाई सर का कोड, एसवाई सर 10 का कोड यूज करना है। जो भी आपके आईआईटी जेम 2022 के एस्पायरेंट्स हैं, जो भी आपके जूनियर्स हैं, जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, उनको आप रिकमेंड कर सकते हो कि सुमित सर का एसवाई सर 10 का कोड यूज करके आप उनके कोर्सेज अनलॉक कर सकते हो, उनसे बढ़िया तरीके से जुड़ सकते हो और बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। चलिए आगे अपन बात करना स्टार्ट करें। तो आइए यहां से हम चीजें शुरू करते हैं। अब ध्यान सुनना, बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाहता हूँ। हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पहुंच चुके हैं? हम लोग अपना पूरा का पूरा पीवाईक्यू सेशन पढ़ रहे हैं और पीवाईक्यू सेशन में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था, यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस किया था आयुपेक नेमिंग। सबसे पहले हमने आयुपेक नेमिंग के ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस अराउंड थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए थे। आ रही बात समझ में एकदम क्लियर है सभी को? उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो दूसरी बात करनी थी वो हमारे पास थी जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर सारी बातें कर चुकी थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो तीसरी बात होगी वो हमारे पास यहाँ पर एरोमेटिसिटी के रिगार्डिंग है कि आखिरकार एग्जाम्स में जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हमारे पास आईयूपैक नेमिंग हो चुकी है, हमारे पास यहाँ पर जीओसी के ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बाकी जो भी ड्यू एग्जाम्स में पीछे आए हैं तो हम इसको यूट्यूब सेशंस में भी कवर करेंगे, मतलब थोड़ा सा मैं एक मैराथन सेशन लूंगा। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ फ्यूचर में प्लानिंग कर रहा हूँ जहां पर हम यूट्यूब पर मैराथन सेशन लिया करेंगे, जहां पर आपके पास मैराथन सेशन में धमाधम क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे।
क्योंकि यहाँ पर मेरा फोकस है आप लोगों को जल्दी से रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ लेके जाने का, है ना। मैराथन सेशन में हम लोग वहां पर यूट्यूब के क्वेश्चंस पर ही फोकस करेंगे जो कि हमारे पास लेफ्ट हो रखे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं, वो हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हम थोड़ी सी एरोमेटिसिटी की बात कर लेते हैं। एरोमेटिसिटी की 1 2 3 4 सवाल ले लेते हैं। हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार, नमस्कार, बढ़िया से जुड़ जाइए और फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की चीजें स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो अगर मैं एरोमेटिसिटी के सवाल की बात शुरू करता हूं तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सवाल है हमारे पास, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं। अब सबसे पहला सवाल मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूं। तैयार हो आप सभी लोग एकदम अच्छे से? आपको यहाँ पर सवाल बताना है कुछ ऐसा, इस तरीके से आपको यहाँ पर सवाल कुछ ऐसा बताना है। यहाँ पर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, 4-5 क्वेश्चंस ही करेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे और फाइनली ऐसे। आपको यहाँ पर बताना है वैल्यू ऑफ एन। आपको यहाँ पर बताना है वैल्यू ऑफ एन। इस वाले केस में आपको वैल्यू ऑफ एन बताना है अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। फॉलोइंग मॉलिक्यूल की अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। जल्दी से आप लोग मुझे सभी लोग बताइए कितनी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर कितनी वैल्यू हो सकती है। शुरू किया जाए, जैसे मतलब ऑप्शन ले लेते हैं तो ए ऑप्शन हम इसको 1 कर देते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर हम कर सकते हैं 10 कर देते हैं, सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 14 कर देते हैं, डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 16 कर देते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन है आप लोग। तो यहाँ पर अगर मैं एक पोल छोटा सा ले लूं जल्दी से स्टार्टिंग करने के लिए, तो पोल कुछ इस तरीके से है आप लोगों के पास, यहाँ पर ऐसे और ऐसे। शुरू हो जाओ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बताओ बताओ, बढ़िया तरीके से एकदम। अभी सेशन शुरू हुआ है, आज सभी लोग लगातार जुड़े रहिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म के छोटे छोटे सवाल उठाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। आ रही बात समझ में? तो चलिए, आप सभी लोगों का आंसर आ चुका है, ऑलमोस्ट सभी लोगों का बिल्कुल एकदम सही है कि ये सवाल हमने कल यूट्यूब सेशन में भी कवर किया था। ये सवाल कल हमने यूट्यूब सेशन में भी कवर किया था। तो यहाँ पर अगर लीडर बोर्ड में शेयर करता हूं तो कुछ इस तरीके से है। तापस कुमार, नीलम मलिक, प्राची कुमारी, इफ्तिता पात्री, शिल्पा माझी, रवि जायसवाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पर आपके पास सवाल कुछ इस तरीके से है, जरा ध्यान से देखना। अच्छा सर बोलोगे आंसर तो पता है नहीं, मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि कल आपको यूट्यूब में बता दिया। देखो एक्चुअली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट चलता है वो आपके पास पेरिफेरल एरोमेटिसिटी का चलता है। पेरिफेरल, यहाँ पर जो पेरिफेरी पे आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ उनकी वैल्यू, उनकी बातें हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से? बोलो, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4, तो 6, तो 8, तो 10, तो 12, तो 14, तो यहाँ से 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये जो बीचों बीच में पाई बॉन्ड है, ये जो बीचों बीच में पाई बॉन्ड है, तो जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। बीचों बीच में इसको हम बोलते हैं नॉन हकल पाई बॉन्ड। याद करो कल मैंने पढ़ाया था नॉन हकल पाई बॉन्ड। और इस नॉन हकल पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं, तभी नॉन हकल बोल रहे हैं इस वाले केस में। ठीक है, तो इसको हम पेरिफेरल एरोमेटिसिटी बोलते हैं। कल मैंने सवाल लिया था, इसमें मैंने आपको सवाल पूछने का तरीका चेंज कर दिया बस यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछने का तरीका बस चेंज हो सकता है, बाकी सारी बातें यहीं पर है। बहुत बढ़िया, समझ में आया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर हमारे पास यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो सवाल हमारे पास कुछ ऐसा ले लेते हैं, इस तरीके से। बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इतने ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं है एरोमेटिसिटी पार्ट से। ये कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, और यहां पर ये कुछ ऐसा हो गया। आप सभी को बताना है इनमें से एरोमेटिक कौन कौन से हैं। आप सभी को बताना है इनमें से एरोमेटिक कौन कौन से हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, इसको मैं 1 करता हूं, इसको मैं 2 करता हूं, इसको मैं 3 करता हूं, इसको मैं 4 करता हूं। तो पहला हो जाएगा 1। बी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा 2 एंड 4। सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा 3 एंड 4, है ना। और लास्ट में डी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस।
नन ऑफ दीज। बात समझ में आ रही है? सो इफ सही बट सर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 14 कैसे होगा? 6 होगा ना? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू पूछा था ना, ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात ये है। अच्छा, ऑप्शन से अपने उसके अकॉर्डिंग होंगे। एक्चुअली यहाँ पर वैल्यू ऑफ n की जगह आप यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। मैंने जो ऑप्शन दे दिया वो पाई इलेक्ट्रॉन के दे दिए। बिल्कुल सही बात है, ध्यान से समझो। 4n+2 की बात कर रहे हैं, बेहतरीन। 14, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 14 - 2 और यहाँ पर 4। हाँ, अच्छा 14 - 2 क्या कर रहे हैं अपन? 4n+2 = 14, तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपके पास? 12 और 3, यहां से 3 आ जाएगा आंसर। तो इस वाले में, हाँ बिल्कुल। तो ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं दो सवाल हम कर लेते हैं इसको। एक तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन पूछा गया था, आंसर कितना आ जाएगा इसका? 14। अगर वैल्यू ऑफ n की बात करते हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, आ रही बात समझ में? कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। बस थोड़ा सा कभी कभी हम लोग बहुत ही बेसिक बेसिक सवालों को इस तरीके से गलती कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इस वाली बात को। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? यहाँ पर इस सवाल को आप पाई इलेक्ट्रॉन वाले केस में समझ सकते हो। अगर मैं आगे वाले सवाल की बात कर रहा था तो ये सवाल कुछ ऐसा है, तो बताओ इस वाले केस में आप कैसे करने वाले हो? इस वाले केस में आप सभी लोग कैसे करने वाले हो? बस बहुत जल्दी थोड़ी देर में हम रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करने जा रहे हैं। ये एरोमेटिसिटी के सवाल आपने ऑलमोस्ट बहुत सारे सवाल आपने कर रखे हैं। इतना मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कुछ बताना है। नहीं, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ही नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कुछ भी। ये सारे सवाल आपने ऑलमोस्ट कर रखे हैं। चलो, एक इसके बाद अच्छा सवाल है, इसको भी हम कर लेंगे। एक अच्छा सवाल और है इसके बाद, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? है ना? ये वाला जो क्वेश्चन है पहला वाला, उसको आप ये वाला, बिल्कुल सही बात है ना? वैल्यू ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कर लो पहला वाला क्वेश्चन, और फिर वैल्यू ऑफ एन की बात कर लें तो यहाँ पर n = 3 आ जाएगा। ऑप्शंस में कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, क्वेश्चन यार सही है, ऑप्शन में मिसमैच हो गया है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं सबसे पहले इस वाले केस की बात करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। इस वाले केस की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बात समझ में आ रही क्या? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एकदम क्लियर है अच्छे से। अगर मैं इस वाले केस की बात करता हूं तो यहाँ पर आपके पास पूरा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सारी बातें हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 तो 4 तो 6। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इस वाले केस में देखो, कंप्लीटली साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, इसका मतलब 2 तो 4 तो 6 तो 8। अब तो यार ये चीजें बहुत सिंपल लग रही है आपको। ये हो जाएगा आपके पास एंटी एरोमेटिक। इस वाले केस में यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वाला, इस वाले केस में तो ये आपके पास ऑप्शन ही यहाँ पर शायद से नहीं है ना। ये यहाँ पर क्या जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। इसमें एरोमेटिक कौन है? तो इसमें एरोमेटिक सिर्फ कौन सा है आपके पास? ऑप्शन नंबर सेकंड, तो नॉन ऑफ दिस आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको आप सभी लोग ट्राई करो। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको सभी लोग ट्राई करो। मुझे बताना, आपको बताना है इसमें से नॉन एरोमेटिक कौन सा है। आपको बताना है इसमें से नॉन एरोमेटिक कौन सा है। तो पहला ऑप्शन मैं कुछ इस तरीके से दे देता हूं, दूसरा ऑप्शन मैं यहां पर कुछ इस तरीके से दे देता हूं, दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे देता हूं, तीसरा ऑप्शन मैं यहां पर कुछ इस तरीके से दे देता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, और लास्ट ऑप्शन में कुछ इस तरीके से दे देता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर ऐसे। बताइए, ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है, ये आपके पास फोर्थ है। इसमें से आपको नॉन एरोमेटिक बताना है। आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार अगर हम पोल ले ले इसके बारे में, तो आंसर यहां पर आपके पास पता ही है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बेहतरीन, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग जुड़े रहो बढ़िया तरीके से, बेहतरीन। आज 64 लर्नर्स हो गए। आप इस 1.5 घंटे बढ़िया से जुड़े रहना, रिएक्शन मैकेनिज्म की बहुत सारी बातें करेंगे। और आज से ही हम अपने रिएक्शन मैकेनिज्म के सेशन को शुरू कर देंगे यूट्यूब पर भी लगभग, क्योंकि हमने जीओसी बहुत पढ़ लिया और हमेशा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी से ही शुरू करते हैं। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म की बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखानी है। आज मैं पूरा एकदम बैकग्राउंड डिस्कस करने वाला हूं सही तरीके से, ठीक है? ये वाले सवाल आपको ऑलमोस्ट आते ही हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इस वाले सवाल में। आगे बढ़ा जाए, बताओ सभी लोग।
अगर मैं लीडर बोर्ड शेयर करता हूं तो आपके पास लीडर बोर्ड ये है: सरोज महतो, तपस कुमार पायरा, नीलम मलिक, निखिलेश महाराणा, स्वाति, रवि जायसवाल, चिराग गोयल, कल्पेश पोरसे, नंदिता भट्टाचार्य, सुभादीप। बेहतरीन, बेहतरीन। तो सिंपल सी बात समझो आप, अरे यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप पहले वाले एग्जाम्पल को देखोगे तो पहला वाला एग्जाम्पल आपके पास क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है। पहला वाला एग्जाम्पल क्या है आपके पास, ये एंटी एरोमेटिक है। कैसा है, एंटी एरोमेटिक। बात समझ रहे हो। और आपको पता है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये अपने आप को डाइमराइज कर जाता है क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। याद करो, जो भी एंटी एरोमेटिक होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। सबसे पहले एरोमेटिक होता है, फिर आपके पास नॉन एरोमेटिक होता है, और फिर आपके पास एंटी एरोमेटिक होता है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि मैं होमो एरोमेटिक को कहां पर रखूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, होमो एरोमेटिक को हम कहां पर रखेंगे। होमो एरोमेटिक को हम लोग कहां पर रखेंगे। बिल्कुल सेकंड नंबर पे सबसे पहले आ जाएगा एरोमेटिक, फिर आ जाएगा होमो एरोमेटिक, फिर आ जाएगा नॉन एरोमेटिक, और फिर आ जाएगा फाइनली एंटी एरोमेटिक। तो होमो एरोमेटिक आपको पता होने चाहिए, होमो एरोमेटिक पता होना चाहिए आपको, है ना। ए एंड एन ए के बीच में, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये वाली बातें हैं। तो ये सिर्फ से डाइब्राइज हो जाता है इस तरीके से। आपने रिएक्शंस वगैरह भी पढ़ी होंगी, बहुत सारी रिएक्शंस की बातें भी की होंगी आपने बहुत सारी। तो यहां पर देखो ये किस तरीके से, आप इस तरीके से ऐसे इसको समझ सकते हो, इस तरीके से यहां पर ऐसे ऐसे यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। तो क्वासी नहीं, सिर्फ होमो एरोमेटिक एक पार्ट है, क्वासी एरोमेटिक तो एरोमेटिक के अंदर ही आ जाते हैं। क्वासी एरोमेटिक एरोमेटिक के अंदर ही हम कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो इस वाले केस की बात करते हैं, मुझे ये बताओ, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये रट जाना चाहिए, सीओटी साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ये तो रट जाना चाहिए दिमाग में एकदम अच्छे से कि ये नॉन एरोमेटिक है। बात समझ में आ रही है कि एकदम अच्छे से, बोलो बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्लियर एकदम अच्छे से सभी लोगों को। तो यहां पर ये इसका शेप जो होता है कुछ ऐसा होता है, देखो देखो ऐसा कुछ शेप होता है, इस तरीके से टब शिफ्ट होता है। अब तो यार ये पढ़ पढ़ के आपको रट चुका होगा। देखो एरोमेटिसिटी इतना कठिन टॉपिक नहीं है, ऑलमोस्ट जितने भी सवाल आ रखे हैं आपने पहले कर रखे हैं, आपने आपके नोट्स में कवर हो रखे हैं, आपको जो असाइनमेंट जो आपके पास होंगे उनमें कवर हो रखे हैं। तो इसमें कोई नए क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं बन रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये आपके पास क्या है, बेंजाइन। अच्छा, मुझे बेंजाइन के बारे में कोई बताएगा, बेंजाइन के बारे में, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो। बिल्कुल बेहतरीन, ये एरोमेटिक है। क्या है, ये एरोमेटिक है। ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड की तरह नहीं है, ये पाई लाइक बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड नहीं है, ये पाई लाइक बॉन्ड है ना। पिताजी और पिताजी समान, दोनों में फर्क होता है, दोनों लोगों में फर्क होता है। वैसे ही पाई लाइक बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड नहीं है। ये यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड से बना होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड से बना होता है। ये सवाल मैंने आपको यूट्यूब सेशन में ऐसा करवाया था, एकदम पहले सेशन में, याद कर लो एकदम अच्छे तरीके से करवाया था ना। अगर मैं अब इस वाले सवाल की बात करता हूं, अच्छा इस वाले सवाल में बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था, देखो इस वाले केस में मैंने आपको बताया था, मुझे बताना, मैंने आपको यहां से स्टार्ट किया था इस वाले सवाल को, ऐसे इस तरीके से देखना, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर ऐसे ऐसे। तो यहां पर H था, यहां पर H था, एक तो ये कंपाउंड हो गया, दूसरा कंपाउंड आपके पास यहां पर ये हो गया। यहां से देखना एकदम अच्छे से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर ऐसे, और यहां पर आपने कुछ इस तरीके से ऐसे कर दिया। अब यहां पर आपके पास, आप यूं कह सकते हो CH2 हो सकता है, NH हो सकता है, O हो सकता है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मान लो अगर मैं इसमें और ऑप्शंस थोड़ा सा मिला लूं, और ऑप्शन थोड़ा सा मिला लूं, तो यहां पर कैसा देखने को मिलने वाला है, देखो ऐसे 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 ऐसे। तो यहां पर मैं कुछ ऐसा करवाने वाला हूं, मुझे बताना। ये वाले मैं एग्जांपल और ले ले रहा हूं, इनके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे सभी लोग। ये सारे एग्जांपल्स हम एक साथ कर ले रहे हैं, इनके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे। मतलब ये ऐसे है, इस तरीके से समझ जाना, और ये थोड़ा इस तरीके से, ये थोड़ा इस तरीके से ऐसे है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ आ रही है, मुझे बताओ। अच्छा, इसको मैं कर देता हूं 1, इसको मैं कर देता हूं 2, इसको मैं कर देता हूं 3, इसको मैं कर देता हूं 4। इन चारों के बारे में बात करते हैं, उससे पहले ये वाला सवाल पूरा कंप्लीट करते हैं। ये जो है, ये हमारे पास क्या था, मुझे बताओ एक बार। ये हमारे पास है एरोमेटिक। क्या है, एरोमेटिक। कैसे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, साइक्लिक है,
प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, और सिंपल सी बात है इसमें कितने हैं, 10 पाइल इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। और यहां पर जो आपके पास ये जो रिपल्शन हो रहा था इसकी वजह से जो रिपल्शन हो रहा था, एक तरीके से आप यूं कह सकते हो, इसकी वजह से जो रिपल्शन हो रहा था उस वाली बात को समझने की कोशिश करो। इसको बोलते थे हम लोग ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन। तो अगर मैं पहले वाले सवाल की बात करता हूं, इस वाले सवाल की, मुझे बताना ओवरऑल आंसर क्या जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, सिर्फ नॉन एरोमेटिक यही होगा। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, और ये एंटी एरोमेटिक है। क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, पक्का कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। आगे बढ़ा जाए, अरे बोलो, आगे बढ़ा जाए एकदम अच्छे से, बढ़िया से। तो आगे बढ़ने पर ये वाला सवाल था, ये वाला सवाल था, बताओ इस वाले सवाल के बारे में बताओ। फर्स्ट वाला इसमें क्या है, फर्स्ट इज नॉन एरोमेटिक, फर्स्ट इज नॉन एरोमेटिक एंड अदर्स आर होमो एरोमेटिक, अदर्स आर होमो एरोमेटिक एक्सेप्ट वन ऑल आर एरोमेटिक, एक्सेप्ट वन ऑल आर एरोमेटिक, एक्सेप्ट वन नहीं, अभी भी गलत है यार, सही करो थोड़ा सा इस वाले सवाल में, ध्यान से ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन देखो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ आर एरोमेटिक। देखो दोनों में फर्क है, यहां पर ये दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहां पर एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों में फर्क है, दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, एक चीज नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आ रही है, दोनों ही चीजें यहाँ पर अलग अलग है। बताओ इस वाले बारे में बताओ, जल्दी से सभी लोग मुझे बताओ ये वाला सवाल बढ़िया तरीके से। अरे यार सिंपल सा सवाल है, ये वाला जो था, ये वाला, ये आपके पास यहां पर क्या है, बोलो। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्यों है, कोई मुझे कारण बताएगा। इसमें क्या है, रिपल्शन है, रिपल्शन है, किसका रिपल्शन है इसमें, ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन का रिपल्शन है। किसका रिपल्शन है, ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन का, ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन का रिपल्शन है। इसकी बात करते हैं तो हमने यहां पर क्या कर दिया, ट्रांस एनुलर सब्स्टिट्यूशन कर दिया, दोनों ही हाइड्रोजन हटाकर हमने क्या कर दिया इसमें, ट्रांस एनुलर सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो देखो इसमें रिपल्शन था जिसकी वजह से ये दोनों रिंग एक प्लेन में रहेंगी, तो ये तो हो गया नॉन एरोमेटिक, पहला हो गया नॉन एरोमेटिक, बिल्कुल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी, इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस वाले केस में देखो हमने इसमें क्या कर दिया, ट्रांस एनुलर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन आप CH2 यूनिट से भी कर सकते हो जैसे किया है, NH से भी कर सकते हो, O से भी कर सकते हो, किसी तरीके से भी कर सकते हो। तो जिसकी वजह से जो परेशानी कर रहा था उसको ऊपर की तरफ पहुंचा दिया। देखो जिंदगी में भी ये होता है, जो परेशानी करता है उसको ऊपर की तरफ पहुंचा देते हैं, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर, है ना। लोग ही इतने अजीब हो जाते हैं यहाँ पर। ये वाली बात आ रही है, तो इस वाले केस में आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा मुझे बताओ, इस वाले केस में आपके पास एरोमेटिक आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन लो इस वाले केस में। अच्छा इस वाले केस की बात करते हैं, देखो वही सेम केस है, एक्सटेंडेड केस है। इस केस का आप यूं कह सकते हो एक एक्सटेंडेड केस है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, फिर से 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड तो है ही, ये तो दोनों ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। मुझे लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला बताओ मुझे सभी लोग, लास्ट वाला बताओ। अच्छा ये वाला एच पूछ रहे हो क्या, अरे ये दोनों सामने आ जाएंगे, इसको मैं एच ऐसे दिखाना चाहता हूँ ना, ऐसे सामने करके, उससे यार उससे चीज छोड़ना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं तो दोनों एच लगा के दिखा रहा था ना यहाँ पे, एक तरीके से उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रिपल्शन क्रिएट यहाँ पर नहीं होगा, इस वाले केस में रिपल्शन, देखो मैं बोल तो रहा हूँ, एरोमेटिसिटी की सबसे मेन बात यही है, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। इस वाले का इसका रिपल्शन यहाँ पर काउंट नहीं करते, है ही नहीं रिपल्शन। भाई रिपल्शन होगा भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे इतना कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, इस वाले केस में कंसिडर नहीं करते। खोरासी अतुल भाई 2 3 4 कैसे, देखो ये नहीं है भाई, ये वाला, इस वाले का आंसर देखो, ये नॉन एरोमेटिक होगा, अगर आपने स्पेशल केस पढ़ा हो तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों ही अपोजिट जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी प्लिनरिटी खत्म हो रही होगी इस वाले केस में, इस वाले केस में इनकी प्लिनरिटी खत्म हो रही होगी। देखो हमारे पास कोई स्केल नहीं है, ध्यान से सुनना, हमारे पास यहाँ पर कोई स्केल नहीं है जिससे हम वो नाप रहे होंगे प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। हम लोग बस यहाँ पे याद कर सकते हैं सिस्टम्स को और एक पॉसिबल रीजन दे सकते हैं यहाँ पर सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर देखो एक रिंग आपके पास ऊपर की तरफ जा रही है और एक रिंग नीचे की तरफ जा रही है, तो ओवरऑल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ तो कहीं ना कहीं प्लेनरिटी का थोड़ा सा लॉस आएगा, प्लेनरिटी का थोड़ा सा लॉस आएगा, और प्लेनरिटी के लॉस आने की वजह से
यहाँ पर प्लेनरिटी के लॉस आने की वजह से यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो चीजें आपको थोड़ी बहुत अजीब लग सकती हैं, लेकिन एरोमेट्रिसिटी का ऐसा पार्ट है जितना इजी है उतना ही टिपिकल बन जाता है। जितना इजी पार्ट है उतना ही टिपिकल पार्ट बन जाता है, अगर सही तरीके से समझा जाए तो, अगर सही तरीके से बात की जाए तो जितना इजी पार्ट होता है उतना ही ये टिपिकल पार्ट बन जाता है। जितना इजी पार्ट होता है उतना ही ये टिपिकल पार्ट बन जाता है। ठीक है ना? सवाल समझ में आई वाला? अच्छा सवाल था ये वाला, स्टैंडर्ड सवाल था ये, याद रखना इस वाले केस को। देखो मैं फिर बता रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जब आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो ना, अभी आप एमएससी भी करोगे, नेट गेट भी तैयारी करोगे, बहुत सारी चीजें करोगे, तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। जहां पर जो चीज आपने अभी तक हजम नहीं की है वो भी आपको हजम करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, रेफरेंस बुक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, और एक आंसर को आप अलग अलग रेफरेंस बुक से कॉन्ट्राडिक्ट कर पा रहे हो यार, सीधी सी बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी स्मूथ नहीं होती। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी स्मूथ नहीं है ना, जितनी आप कह सकते हो एक तरीके से फिजिकल होती है, उतनी स्मूथ ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है ना सर। CS2 ग्रुप आर नॉट इन सेम प्लेन बट कॉन्जुगेशन इज सेम प्लेन, बिल्कुल सही बात है। CS2 जो है वो जो ऊपर की तरफ जा रहा है इस वाले केस में, यहाँ पर इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा ना, जो रिपल्शन कर रहे थे H उन दोनों को हटा के ऊपर की तरफ लेके आ गए, तो प्लेन में तो क्या है, कॉन्जुगेशन है ना, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, उससे ही मतलब होना चाहिए यहाँ पर, है ना। लेकिन इस वाले केस में ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो भाई खुद सोचो यार, अगर कोई एक घर में दो लोग अलग अलग तरीके के हैं तो कहीं ना कहीं घर भी ऊपर नीचे होगा थोड़ा सा, मतलब घर के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी खत्म हो रही होंगी कहीं ना कहीं चीजों को लेके। स्लाइड्स इसी वीडियो के खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती हैं इसी के नीचे, व्यू PDF वगैरह, इस तरीके से करने पर। बात समझ में आ रही है कि एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पर एरोमेटिसिटी के सवाल कंप्लीट किए जाए, यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ मूव किया जाए क्या? बोलो। काफी है यार, आप लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रखे हैं, बहुत सारी बातें आपने पढ़ रखी है रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब एरोमेटिसिटी की। तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, अपना एरोमेटिसिटी करते हैं कंप्लीट, एरोमेटिसिटी करते हैं कंप्लीट। बाकी आपने नोट्स वगैरह से सारे सवाल देख लिए होंगे, बाकी मैंने आपको यूट्यूब सेशंस में बहुत सारे सवाल करा दिए हैं, तो यहाँ पर हमारा एरोमेटिसिटी भी हो जाता है एक तरीके से कंप्लीट। तो हम लोगों ने अभी तक 3 पोर्शंस अपने PYQ के लगभग लगभग डिस्कस किए हैं। अब जो है यही से मेन पोर्शन स्टार्ट होगा। 23 में ऊपर CS2 आएगा तो प्लेनरिटी गायब हो जाती है 23 में। कौन सा वाला ऑप्शन बोल रहे हो भाई? 2 एंड 3 में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे इन CH2 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेनिटी कैसे गायब हो जाएगी मेरे भाई? बाहर वाले से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप खुद सोचो ना यार, एक प्लेन पे है और इस तरीके से मैं ऊपर कुछ लगा रहा हूं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? इस प्लेन में कॉन्जुगेशन को देखना ना आपको इस वाले केस में। ऐसे मैंने करवा तो रखे हैं बहुत सारे सवाल यार, तो हाँ ऐसे सवाल बहुत सारे करवा रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब PYQ के हैं, HCU लेवल के सवाल हैं, ये सब HCU के आ रखे सवाल हैं, सब PYQ के उठा रहा हूं मैं, सारे के सारे सवाल। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के हैं, हमारे पास अब आ जाता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं नए टॉपिक की, और वो टॉपिक है हमारे पास GOC2। GOC2 में जो आपके पास मेनली टॉपिक्स हैं वो दो टॉपिक्स हैं, एक तो है रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक तो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और एक है आपके पास रिएक्शन मैकेनिज्म। अब मैं YouTube वाले सेशन में इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, जो इनके आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट प्लस हायर लेवल प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम्स, इनको मैं डिस्कस करने वाला हूं YouTube सेशन में। अभी सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट PYQ सेशन से स्टार्ट करेंगे, PYQ सेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें मान लो अगर मैं पहले सबसे पहला सवाल उठाना चाहूं तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सवाल उठा लेते हैं एक बार, है ना। बहुत ही बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको एकदम हाई लेवल तक लेके जाने वाले हैं। बहुत ही बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे। देखो आपसे पहला सवाल पूछ रहा हूं मैं BHU, सबसे पहले मैं BHU के सवाल करवाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं BHU के सवाल करवाता हूं, और रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में हमारे पास
दो ही पार्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक पार्ट तो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट बेस्ड और एक रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड, पूरा का पूरा ये GOC2 में आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। तो पहला सवाल क्या है, आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बतानी है। पहला सवाल ये है, आपको यहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बतानी है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग यही पढ़ते हैं। तो ये पहला सवाल है जो कि आप यूं कह सकते हो BHU 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। BHU 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? सबसे पहला ऑप्शंस दिया है ट्रोपिलियम कटायन। ट्रोपिलियम कटायन, स्पेलिंग सही कर लेना, ट्रोपिलियम कटायन। उसके बाद दूसरा जो दिया है आपके पास, वो दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एलाइल कटायन। उसके बाद जो तीसरा दिया है आपके पास, वो दिया है C6H5 होल ट्वाइस C प्लस। और लास्ट ऑप्शन आपके पास दिया है, वो दिया है CH3 प्लस। ये BHU 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी सिर्फ BHU के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म हमने स्टार्ट किया और आप ये मान लो लगभग आपके 5-6 सेशन लगातार रिएक्शन मैकेनिज्म के चलने वाले हैं। फिर रिएजेंट्स आएगा, फिर नेम रिएक्शंस आएंगी, मैं आपको नेम रिएक्शंस भी डिस्कस कर दूंगा थोड़े बहुत साथ साथ। तब सारी चीजों कलेक्टिवली आपका मेन पार्ट हो जाएगा। देखो, आपका सबसे अच्छा पार्ट अभी आईयूपैक नेमिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका दूसरा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा एरोमेटिसिटी, इतना आपका बेसिक पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है, इतना सबको ही आता है। लेकिन ये वाला पार्ट है, यहां से हम एडवांस क्वेश्चन करते जाएंगे, धीमे धीमे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। तो इसको आप सही तरीके से साथ से जुड़े रहो, एकदम साथ जुड़े रहो बढ़िया से। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे सवाल मैंने करवाए हैं। देखो, जब भी आपसे कार्बोडेन की स्टेबिलिटी बात की जाए, आपको पता है कार्बोडेन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कितना है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या हो सकता है? आप क्या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब? कि यहां पर इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? प्लस वाले ग्रुप। जो प्लस वाले ग्रुप मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ट्रोपियम कटाइन की मैं बात करता हूं, मुझे बताओ ट्रोपियम कटाइन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मुझे बताओ, क्या मैंने ये सही बनाया है? यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या मैंने सही बनाया है? उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिए हो सारे के सारे, तो सबसे पहले यही स्ट्रक्चर होगा ट्रोपियम कटाइन, ये पता होना चाहिए आपको। ये होता है ट्रोपियम कटाइन। और ऐसे ही आपके पास ये होता है ट्रोपोन, 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 ये होता है आपके पास ट्रोपोन। क्वासी एरोमेटिक बन जाएगा, याद आया? ये जो होता है, ये आपके पास होता है ट्रोपोन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, तो ये भी इस तरीके से बन जाएगा लगभग लगभग। तो सबसे पहले तो आ जाएगा ए, क्योंकि इसमें क्या है? एरोमेटिसिटी है। इसमें क्या है? एरोमेटिसिटी है। उसके बाद क्या आ जाएगा? ए के बाद सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा ए। ए के बाद क्या आ जाएगा? देखो, यहां पर आपके पास रेजोनेंस है C6H5, यहां पर 2 फिनाइल रिंग है आपके पास। यहां पर आपके पास C प्लस, यहां पर ऐसे ऐसे, यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये भी क्या लगा रहे हैं? प्लस आर। लेकिन इस वाले केस में प्लस आर ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे सी। ए के बाद क्या जाएगा? सी। उसके बाद बताओ, फिर आ जाएगा बी, क्योंकि रेजोनेंस है। और लास्ट वाले में सिर्फ आपके पास इंडक्टिव वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो नॉर्मली। तो यहां पर आ जाएगा डी। तो ACBD इज द करेक्ट आंसर। ACBD इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई क्या? बोलो, बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? बताइए सभी लोग। देखो, बहुत इजी सी सवाल है, इतने टिपिकल सवाल यहाँ पे नहीं है। और BHU में मतलब आप यूं कह सकते हो लगभग 100 क्वेश्चंस, या हम लगभग 60-65 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस मिला के सारे हो जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें 60 क्वेश्चन तो मुझे BHU के साफ साफ अभी दिख रहे हैं, यही वाला पार्ट मुझे अभी दिख जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शंस में यहां पर लिख देता हूं। इस वाले केस में ऑप्शन लिख देता हूं। इसमें सवाल क्या पूछा गया, नेक्स्ट सवाल हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। एड स्लाइड। पहला सवाल तो बहुत इजी था, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या बोला है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन। सवाल बोला गया है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन। हाँ ना, ट्रोपियम को हम ज्यादा स्टेबल मानेंगे क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी फैक्टर सबसे ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस के बारे में हम बात कर रहे होंगे। CPM कार्बोडाइन जो है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोडाइन, उसमें डांसिंग रेजोनेंस को कंसीडर करते हैं। इसमें सबसे पहला जो ए ऑप्शन है वो क्या है? C6H5S माइनस। जो बी ऑप्शन है वो क्या है आपके पास? C2H5O माइनस। फिर सी ऑप्शन है वो क्या है? NO3 माइनस। डी ऑप्शन क्या है? वो है CN माइनस। और ई ऑप्शन आपके पास क्या है यहाँ पर?
I माइनस। इसमें ओवरऑल ऑर्डर बताना है आपको, बताइए। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन, इसमें आपको ओवरऑल ऑर्डर बताना है, यही सारे ऑप्शन होंगे, यही सारे ऑप्शन होंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताना है आपको इस वाले केस में पूरे के पूरे, या आप बता दो सबसे ज्यादा हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिटी बताओ इसमें। BHU 2011 का पूछा गया सवाल है ये। है ना, अगर मैं पूछूं यहां पर हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछूं इस वाले केस में, हाईएस्ट, तो कैसे आप बताने वाले हो इस वाले केस पे? हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, हाईएस्ट? हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होने वाली है? देखो बात समझो, न्यूक्लियोफिलिसिटी से आप मतलब क्या समझते हो मुझे बताओ सबसे पहले। न्यूक्लियोफिलिसिटी, आपके पास यहां पर दो टर्म होते हैं, एक होता है बेसिसिटी, एक होता है बेसिसिटी, और एक होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। दोनों ही के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है एंड नेगेटिव चार्ज होता है। इसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, या फिर आप यूं कह सकते हो नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये क्या करता है, H प्लस एक्सट्रैक्ट करता है, और ये क्या करता है, कार्बन पर अटैक करता है। दोनों का अटैक करने का तरीका अलग है। ये H प्लस एक्सट्रैक्ट करता है, या फिर आप यूं कह सकते हो हाइड्रोजन पर अटैक करता है ना। आप यूं कह सकते हो ये हाइड्रोजन पर अटैक करता है और ये कार्बन पर अटैक करता है। तो हमें यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो इस वाले केस में आप कैसे करने वाले हो मुझे बताओ। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जा रही है इस वाले केस में, किस तरीके से यहां पर इस वाले केस में हो सकता है। सबसे हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी है, पहले ये केस देखेंगे हम लोग। यहां पर सबसे हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे है, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है, उसके अंदर आपने SN2 रिएक्शन पढ़ा है, SN2 रिएक्शन पढ़ा होगा, पक्की बात है। उसमें ऑर्डर पूछ रहा है आपसे इस वाले केस में। तो सीधी सी बात है, आप जब भी किसी कार्बन पर अटैक कराओगे, जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पर अटैक कराओगे, तो यहां पर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में यहां पर कैसा कैरेक्टर आता है, कोई मुझे बताएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। कैसा कैरेक्टर आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। कैसा कैरेक्टर आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हम बोलेंगे वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा जहां पर आप यूं कह सकते हो जो अनायन है उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने फजांस रूल पढ़ा होगा, फजांस रूल, फजांस रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, जिस एनायन की, ये सब एनायन है, एनायन है। आपको ये तो पता होना चाहिए यार, छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें हैं कि आपने अगर फजांस रूल पढ़ा है, फजांस रूल, तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग आपने यही तो पढ़ा होगा, फजांस रूल के अकॉर्डिंग आपने यही तो पढ़ा होगा यहां पर। क्या पढ़ा है, देखो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो आपने यहां पर एक तो कटायन देखा होगा, तो कटायन का होता है आपके पास पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, और अनायन का यहां पर क्या होता है, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी। और अनायन की जितनी ज्यादा साइज होगी, एनायन की साइज जितनी ज्यादा बड़ी होगी, इसका मतलब उसकी पोलराइजिबिलिटी उतनी बड़ी होगी। इसका मतलब वो आसानी से इस कैटायन के प्रति, अगर आपके पास यहाँ पर एनायन है, साइज जितनी बड़ी होगी तो उतना ही यहाँ पर इस तरीके से आयनाइज हो जाएगा, एक तरीके से उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाएगा। और जैसे ही खिंचा चला जा रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस वाले केस में कि सर जी, यहां पर आपके पास कार्बन जब न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है तो अटैक करने पर कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर बॉन्ड बनता है। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब अगर मैं इन सब में बात करता हूं, तो जिसकी साइज सबसे बड़ी होने वाली है, फिर से सुनो, जिसकी साइज सबसे बड़ी होने वाली है, इसका मतलब वही यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा,
बोलो। बिल्कुल, बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। हाईएस्ट न्यूक्लियोसिटी बताना है आपको यहाँ पर इस वाले केस में, ठीक है? बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे बड़ा साइज़ आपको किसका दिख रहा है? I माइनस का, तो यहाँ पर इसका साइज़ सबसे बड़ा। इसका मतलब अगर साइज़ सबसे बड़ा तो इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा, और अगर इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसका मतलब ये ज़्यादा खिंचा हुआ जाएगा। ज़्यादा खिंचा हुआ जाएगा अगर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और यही हमें देखना था। यही हमें इस वाले केस में यहाँ पर देखना था। तो मतलब अगर मान लो मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से, मुझे बताओ यहाँ पर है F माइनस, यहाँ पर है Cl माइनस, यहाँ पर है Br माइनस, और यहाँ पर है I माइनस, तो मुझे बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताओ इस वाले केस में। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताओ सभी लोग। आसान एकदम यार, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या पूछ रहा है इस वाले सवाल में? आपसे न्यूक्लियोफिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, तो आपको पता है जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो टॉप टू बॉटम जाने पर आपकी साइज इंक्रीज होगी, और साइज इंक्रीज होगी तो इसका मतलब यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, और अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी तो हम बोलेंगे यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा बढ़ेगा, है ना? तो एक तरीके से कार्बन पर अटैक करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी रही होगी? आई माइनस की रही होगी। बस इस वाले केस को इस तरीके से यहाँ पर देखना था। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। एक अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास BHU 2011 में पूछा गया सवाल है। फिर से BHU 2011 में पूछा गया सवाल है। सवाल ये पूछा गया है, इन एन SN2 रिएक्शन, इन एन SN2 रिएक्शन देयर इज, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन कंप्लीट रेशमाइजेशन, कंप्लीट रेशमाइजेशन। दूसरा ऑप्शन आपको यहां पर बोला गया है, दूसरा ऑप्शन बोला गया है आपको इस वाले केस में पार्शियल रेशमाइजेशन, पार्शियल रेशमाइजेशन। दूसरा ऑप्शन ये बोला गया है, और इसके बाद एक ऑप्शन और है। थोड़ा सवाल पूछने का तरीका देखना, मोस्टली इन्वर्जन एंड लिटिल रेशमाइजेशन, मोस्टली, मोस्टली इन्वर्जन एंड लिटिल रेशमाइजेशन, लिटिल रेशमाइजेशन, और डी आप कर लो नन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन है इन SN2 रिएक्शन। देखो यहां पर सवाल पूछने का थोड़ा अलग है, यहां पर ऑप्शन भी थोड़ा अलग तरीके से दिए गए हैं इस वाले सवाल में। इस वाले सवाल में आपको यहाँ पर ऑप्शन भी थोड़े से अलग तरीके से यहाँ पर दिए गए। बात समझ में आ रही है क्या? एकदम अच्छे से बताओ। सबसे पहले आपको SN2 रिएक्शन की सारी बातें याद आनी चाहिए कि SN2 रिएक्शन में होता क्या है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से चीजें होंगी, किस तरीके से नहीं होंगी। बस ये वाली सारी बातें पूछी गई हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आसान है सवाल, ये वाला आसान सवाल है। इसमें आंसर बताने की कोई जरूरत है क्या? बताओ। मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है यहाँ पर इस वाले केस में। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत बड़ा पार्ट है, यहाँ पर बहुत सारे सवाल यहीं पर कवर होने वाले हैं। BHU के अंदर ही मतलब 65 क्वेश्चन जो मुझे दिख रहे हैं, लगभग 50 प्लस तो हम क्वेश्चन लगभग करने ही वाले हैं, तो यहीं पर आपको दिख जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखो पॉइंट समझो, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो आपको आंसर पता ही, आंसर हम कर लेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझो। आपके पास यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से कुछ भी ले लिया आपने, ये ले लिया H, यहाँ पर आप इस तरीके से ले लो H, यहाँ पर आप ले लो H, और यहाँ पर ले लो आप Br। तो जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो यहाँ से बैक साइड अटैक करता है, बैक साइड। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा, तो यहाँ पर जहां से लिविंग ग्रुप लीव करता है उसके अपोजिट साइड में जाके एक तरीके से लग जाता है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हो, है ना? या फिर आप ऐसे लिख सकते हो RBr, और यहां पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ गया,
इसके बाद फिर आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, तो क्या देगा NUR। तो इसका मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है, इसको बोलते हैं हम वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो R है वो S हो जाएगा? हाँ या ना बोलो जल्दी से। क्या इन्वर्जन का मतलब ये है कि जो R है वो S हो जाएगा? बोलो जल्दी से सभी, मुझे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं ये वाला। क्या इन्वर्जन का मतलब ये है कि R S हो जाएगा? क्या इन्वर्जन का मतलब ये है कि प्लस माइनस हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। क्या इन्वर्जन का मतलब ये है कि स्मॉल डी स्मॉल एल हो जाएगा? बताओ जल्दी से बताओ। यस यस नो यस नो। मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को समझो, कुछ भी नहीं होने वाला। इन्वर्जन का मतलब ये कुछ भी नहीं होता। इन्वर्जन का मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर आपने मेरे रिएक्शन मैकेनिज्म की थ्योरी के लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे हों तो साफ साफ समझ में आ रहा है, इन्वर्जन का मतलब ये कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी नहीं देखते। कुछ समझ में आया? बोलो, नहीं आया समझ में? ये होता ही नहीं कुछ भी। आर का ऐसे बदलना इन्वर्जन थोड़ा ना होता है। जो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप, उस लिविंग ग्रुप के अपोजिट में जाके जुड़ जाना, वो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही होता है। हाँ बिल्कुल। अगर आपके पास ऊपर की तरफ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल है वो नीचे की तरफ से आने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो, ये कंफ्यूजन मत रखना अपने साथ, क्योंकि सवाल एग्जामिनर पूछ लेता है डायरेक्ट ऐसा सवाल। फिर बोलता है कि बताइए ये क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, इस तरीके से। बात समझ में आई? एक और प्यारा सा सवाल मैं देता हूं। एक और प्यारा सवाल मैं आगे देता हूं। BHU 2011 के सवाल कर रहे हैं अभी हम लोग। रिएक्शन मैकेनिज्म के ही बहुत सारे सवाल हैं। मतलब आप ये मान लो कि 7-8 सेशन हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में ही लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी तो 2-3 सवाल हमने देखे हैं। तो यहां पर अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो आंसर हमारे पास रहेगा सी ऑप्शन, मोस्टली इन्वर्जन होगा। तो घबरा मत जाना, लिटिल रेसमाइजेशन, क्योंकि यार सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं वहां पर। सारी कार्बोटाइन की भी बनने की अगर पॉसिबिलिटी होगी थोड़ी सी, तो ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है। क्या आप सभी लोग रेसमाइजेशन का मतलब जानते हो क्या? मुझे बताओ। क्या आप सभी लोग रेसमाइजेशन का मतलब जानते हो? रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन क्या होता है? आपके पास यहाँ पर कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोटाइन का। और कार्बोटाइन कैसी स्पीसीज होती है? एक प्लेनर स्पीसीज होती है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर फाइनली कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है ना? मतलब आपके पास दोनों आ जाएंगे। एक अगर आर है तो यहाँ पर एक एस भी आ जाएगा, इस तरीके से ना। दोनों मिरर इमेज होंगी जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगी। मतलब आपके पास एक पेयर ऑफ एनेंशियोमर आएगा, और जो आपके पास पेयर ऑफ एनेंशियोमर होता है इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में, उसी को हम क्या कहते हैं? रेशमिक मिक्सचर। उसी को क्या कहते हैं? रेशमिक मिक्सचर। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगर हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, जरा ध्यान से इस बात को समझना जो मैं समझाना चाहता हूं इस वाले केस में। सवाल कुछ ऐसा है, यहां पर ऐसा, ये है C डबल बॉन्ड O, यहां पर है NH2, और यहां पर है आपके पास Br2, और यहां पर है आपके पास KOH, और यहां पर आपके पास आ जाता है कुछ ऐसा, यहां पर आ जाता है NH2, इस तरीके से। मुझे बताना इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा इन्वॉल्व है? BHU 2011 का क्वेश्चन है। ये भी सवाल कौन सा है? BHU 2011 का। देखो लगातार बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला आपसे बोला गया है कार्बोनाइन है, दूसरा आपसे बोला गया है कार्बन फ्री रेडिकल है, तीसरा आपसे बोला गया है नाइट्रीन है, चौथा आपसे बोला गया है कार्बिन है। अब आप लोग बोलोगे सर इतने आसान सवाल क्यों करवा रहे हो? अरे यार जो प्रीवियस इनमें आए हैं वही तो करवा रहा हूँ, ये सवाल मैं अपनी मन से नहीं दे रहा हूँ। ये सारे सवाल PYQ सवाल हैं। तो इससे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करो कि किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत इजी लेवल के सवाल होते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत बहुत इजी लेवल के सवाल होते हैं, कुछ भी टिपिकल सवाल नहीं होते कभी भी। इस वाले केस में बहुत इजी लेवल के सवाल आपसे पूछा जाता है।
समझ में आ रही बात एकदम अच्छे से? बहुत इजी लेवल के सवाल पूछ जाते हैं। अब देखो, ये आपके पास क्या है, पहले मुझे ये बता दो आप, ये आपके पास यहां पर क्या है? ये आपके पास है अमाइड, और यहां पर क्या है आपके पास? Br2KOH, और यहां पर ये हो जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है कि यहां से अमाइड से आप अमीन बना रहे हो और विथ वन कार्बन एटम लेस। तो रिएक्शन का नाम क्या है? बिल्कुल पात्री, बिल्कुल। देखो, ऑर्निक ऐसे ही रटी होनी चाहिए। जब आप ऑर्निक ऐसे ही रट के रखोगे तो आपको चीजें बहुत हद तक ज्यादा समझ में आएंगी, वरना चीजें कभी समझ में नहीं आने वाली। बिल्कुल। तो बस हॉफमैन ब्रोमाइड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नाइट्रीन हो जाएगा। ये तो रटा होना चाहिए सभी को, सी। अच्छा, मुझे बताओ और कौन कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें नाइट्रीन इन्वॉल्व होता है? तो देखो, लाइन से याद कर लो। हॉफमैन, हॉफमैन की बात कर रहे हैं अगर, कर्टियस की बात करें अगर, लॉजन की बात करें अगर, शिमडिट की बात करें अगर, शिमडिट, ये सभी क्या होती हैं इसमें? ये सभी इसमें होता है नाइट्रीन। सभी इसमें क्या होता है? नाइट्रीन। बिल्कुल। अच्छा, वुल्फ रिएरेंजमेंट में क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? नहीं नहीं, रिएक्शन इंटरमीडिएट वुल्फ रिएरेंजमेंट में कार्बिन होता है, पुनीत कुमार, बिल्कुल सही बात है। कार्बिन होता है। नाइट्रीन में तो हम वुल्फ रिएरेंजमेंट टाइप करते हैं। यहाँ नाइट्रीन के केस में तो आपको वुल्फ रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन देखने को मिलती है। वुल्फ रीअरेंजमेंट तो किसमें होता है? ये तो कार्बिन में होता है। ये सारी रिएक्शंस आपको याद आनी चाहिए एकदम अच्छे से, बढ़िया तरीके से। याद आ गई क्या एकदम अच्छे से? बोलो, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? ठीक है ना एकदम अच्छे से? ठीक है, ये वाले सवाल हो गए। अब मान लो एक सवाल मैं और उठाता हूं। आप में से ये पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन कैनिजारो रिएक्शन देगा? इनमें से कौन कैनिजारो रिएक्शन देगा? HCHO, CH3CHO, फिर इसके बाद अगर ऑप्शन की बात करते हैं, बेंजल्डिहाइड, फिर इसके बाद बात करते हैं ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड। मतलब सवाल एग्जाम में कुछ और पूछा था, लेकिन मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। एग्जाम में पूछा था कौन नहीं देगा, मैं पूछ रहा हूँ कौन देगा इसमें से। इस वाले केस में कौन देने वाला है? तो एक बार चलो पोल, पोल पोल। अच्छा, सरोज महातो, तापस कुमार पारा, नेलो मलिक, निखिलेश महाराणा, स्वाति, रवि जायसवाल, चिराग गोयल, कल्पेश बोरसे, बिल्कुल बेहतरीन। बात समझ में आ रही? एकदम सिंपल सी बात है। कैनिजारो रिएक्शन का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। कैनिजारो रिएक्शन का मतलब है यहाँ पर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, लेकिन कैसा होना चाहिए? जिसके ऊपर अल्फा H प्रेजेंट ना हो। और यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड KOH ले लो, NOH ले लो, और फिर यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट में क्या आता है, कोई बताएगा मुझे? प्रोडक्ट क्या आता है, कोई बताएगा मुझे? एक तो आपके पास एल्कोहल आता है, और एक आपके पास एसिड सॉल्ट आता है ना? यही आता है आपके पास प्रोडक्ट। इसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ
डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब देखो HCHO की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, जीरो। ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, अल्फा यहाँ पर है ही नहीं कार्बन, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि अल्फा H नहीं होना चाहिए, CH3CHO, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये वाली पोजीशन जीरो, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। जहां पर अल्फा H होगा वहां पर आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन होगी। फिर से सुनो, जहां पर अल्फा H होगा वहां पर आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन होगी। वहीं पर अगर बेंजल्डिहाइड की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H5CHO, ये हो जाएगा C6H5CHO, इस तरीके से हो जाएगा C6H5CHO। वहीं पर अगर मैं ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड की बात करता हूं, इस वाले केस में क्या होने वाला है, इस वाले केस में ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, मतलब मुझे कोई बताएगा, CH3 CH3 CH3, ये ट्राई मिथाइल और एसिटल्डिहाइड आपको पता ही है, CH3CHO होता है तो सब H हटा के लगा दिया, तो ये पोजीशन जीरो और ये पोजीशन अल्फा, तो अल्फा पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। मतलब इसके तीन आंसर थे, A C D। सवाल जो पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, बता देंगे CH3CHO। इतने इजी सवाल आते हैं, तो जब लगभग आप 100-150 क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म के सवाल देख लोगे, कुछ टिपिकल सवाल भी होंगे, सारे इजी नहीं है, सारे इजी नहीं है, सारे इजी नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, कुछ टिपिकल सवाल भी हैं जो आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे मेरे सेशन में। अब अच्छा, आज का सेशन इतना ही रखते हैं, यहाँ पर क्लास थोड़ा सा खत्म करते हैं, क्योंकि यार लंबा सेशन थोड़ा सा मजा नहीं आता, और आज थोड़ी सी चीज चल रही है। अब एक बात मुझे आप बता दो, एक बात बता दो, कल क्या हम जॉब्स के बारे में डिस्कस करें क्या, कि आखिरकार कैसा क्या होता है, कैसा क्या होता है कल। और कल सुबह मैं प्लानिंग कर रहा हूँ सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे। मुझे बताओ पहले 10 बजे का टाइमिंग बताओ सभी लोग, क्योंकि यार जॉब्स के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, आप लोग बहुत परेशान रहते हो, आप लोग बहुत टेंशन में रहते हो कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक रियलिटी आपको पता होनी चाहिए, और उस रियलिटी से आपकी टेंशन कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी खत्म कर सकूं। तो सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम लोगों को, है ना, बिल्कुल एमएससी करने का फायदा, आप सारे सवाल अपने दिल खोल के पूछिए, हम इसको मल्टीपल सेशंस रखेंगे, कल एक सेशन रखेंगे, फिर 2-3 दिन के बाद एक सेशन रख लेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी आए, अभी से आपको पता रहे कि किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारी बातें हैं। तो सुबह 10 बजे रखते हैं, बोलो मैक्सिमम लोग मुझे चाहिए यहाँ पर, अगर नहीं हो गए तो फिर आगे मैं कोई सेशन नहीं करने वाला। ऐसे ऐसे सेशन में इसलिए कर रहा हूं, बिल्कुल एमएससी एंट्रेंस वाले एग्जाम भी कवर कर लीजिएगा, तो वो कल शाम को कर लेते हैं, एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम कल 7:30 बजे करते हैं शाम को, है ना, उसको अलग सेशन में रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे नहीं, कल हम सिर्फ ये बातें करते हैं। सुबह 10 बजे करीब हम ये वाला सेशन, अच्छा ये हमारा 11 को, अच्छा 11 बजे कर लेंगे सेशन को, मुझे बताओ क्या इस सेशन को 11 बजे कर लें, जल्दी से मुझे बताओ। अच्छा मैं इसको यहाँ पर भी पोल ले लेता हूँ, अच्छा पोल के लिए ऑप्शन, मतलब मैं देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। सुनो सुनो, ऑप्शन नंबर 1 है 11 बजे, ऑप्शन नंबर 2 है 10 बजे, बस दो ही ऑप्शन है, मुझे बताओ। अरे यार मुझे बताओ दोनों ऑप्शन में से क्या होना चाहिए। ये अच्छा, मतलब कुछ भी बात अगर पूछनी हो तो इस तरीके से अपन पूछ सकते हैं। आज का सेशन काफी है, इतने क्वेश्चंस हो गए, अब थोड़ा रेगुलर में आएंगे हम लोग धीमे धीमे, परेशान मत हो यार, सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू की करेंगे और अच्छे से करेंगे। अब लीडर बोर्ड भी शेयर नहीं कर सकता है इसमें, मैं क्या देखूंगा किसने टॉप मारा, इसमें कोई नहीं है। चलो हम लोग 11 बजे करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही आया है, हम लोग 11 बजे करते हैं। तो कल आपका फाइनल टाइमिंग 11 बजे, लेकिन सब लोग अवेलेबल रहना, क्योंकि आपके डाउट्स जरूरी हैं। जब आप 11 बजे आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट करोगे तो आपके बहुत सारे क्या आएंगे, डाउट्स, और आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हो, जो भी हो, जो बीएससी में हो, आप उनको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो लिंक। तो अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को, नहीं तो आप मेरी इस प्रोफाइल आईडी पे ज्वाइन कर सकते हो, है ना। जॉब्स का कल हम करते हैं 11 बजे, और शाम को 7:30 बजे करते हैं एमएससी एंट्रेंस का, कि आखिरकार कौन कौन से एंट्रेंस है एमएससी की जो आपको करना है, तो दोनों ही सेशन आपको ज्वाइन करने हैं, जॉब्स और एमएससी एंट्रेंस, जॉब्स और एमएससी इंट्रेशन। आज यूट्यूब सेशन है, बिल्कुल है, अनअकैडमी पे ही होगा, कालीन भैया भैया अनअकैडमी पे ही होगा, इसी जगह पर होगा जैसे अपन अभी ले रहे हैं, आप जैसे भी कमेंट कर रहे हो तो वहां पर वहीं पर होगा, अनअकैडमी पर होगा।
यूट्यूब पर नहीं रखेंगे ये बातें यहाँ पर ऐसी थोड़ी इंटरनली होनी चाहिए। ये बातें आपके कैसे भी डाउट आ सकते हैं, मैं कुछ भी बातें बता सकता हूँ, तो आपको आप तक बातें पहुंचे बस मेरी। सबको वो ना कि स्कीम है सबको बता दो, तो वैसी चीजें नहीं, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छा करने के लिए होंगी, तो हम इस पे डिस्कस करेंगे इस वाले पॉइंट पर। तो ये सेशन के लिए पक्का ज्वाइन करना आप लोग, मतलब बहुत मजा आने वाला है। आप भले ही कॉलेज मिस कर सकते हो कल, सच बता रहा हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जॉब्स के बारे में अगर आइडिया नहीं है और आप सिर्फ अंधेरे में तीर मारते जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। कल सुबह 11 बजे आप ज्वाइन करोगे तो मजा आएगा, मतलब बढ़िया से कुछ नया डिस्कस करेंगे, कुछ नई बातें जानेंगे कि क्या हो सकता है ना। मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि किस तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे अर्न करता हूँ, आप कैसे आगे अर्न कर सकते हो। टीचिंग कितना अच्छा ऑप्शन है, टीचिंग के अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वो कितना अच्छा ऑप्शन होता है। एज अ फैकल्टी कहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, कहाँ पर नहीं हो सकते हो, बहुत सारी बातें। ऑनलाइन में आगे क्या स्कोप है जिंदगी में, ऑफलाइन में कहाँ तक क्या स्कोप है जिंदगी में, आप अपना अभी से आगे क्या कर सकते हो, अपनी कुछ चीजें क्या नहीं कर सकते हो, सब बातें अपन डिस्कस करेंगे कल। बहुत ही मतलब सीक्रेट बातें होंगी, मतलब जो बातें आज तक मैंने शायद से रिवील नहीं की हैं वो सारी सीक्रेट बातें होंगी। सारी सीक्रेट बातें, सॉरी मतलब जबरदस्त, जो आपके काम में आएंगे। ये सब सीक्रेट बताने का सिर्फ एक ही मतलब है, आपके काम में आए। अगर आप में से बहुत सारे लोग इससे सीखेंगे ना तो बहुत कुछ अच्छा लगेगा मुझे। तो आप लोग सभी लोग बढ़िया तरीके से जुड़ना और इस सेशन को शेयर सभी लोग करना। अच्छा मुझे बताओ कौन कौन शेयर करेगा, बिल्कुल मजा आने वाला है कल के सेशन में। और कल शाम को 7:30 बजे भी तैयार रहना है। अब ऐसा नहीं कि पैसे के चक्कर में खो गए तो शाम को 7:30 बजे हम एमएससी एंट्रेंस ही भूल गए, है ना, ये मत भूल जाना। हमें ना मतलब जिंदगी में हम लोग बहुत अलग लोग हैं। हाँ पैसा दिखाई देता हम सबसे पहले तैयार रहता, अच्छा ठीक है, समझेंगे एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल, है ना। कल सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। नेट गेट वाले बच्चों से आप ज्यादा आगे कैसे जा सकते हो, इस वाली की बात करेंगे। क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस है मेरे, मैं ऑलमोस्ट बहुत लंबे समय से इस मार्केट में हूँ, टीचिंग की लाइन में हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कहाँ पर कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आपको टीचिंग करनी है तो आप किस कैटेगरी में टीच कर सकते हो आगे चल के, किस कैटेगरी में जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को यूनिक बनाना, मतलब सबसे पॉइंट बड़ा जो पॉइंट ना, आप अगर अपने आप को यूनिक बनाने में कामयाब हो, अगर आप टीचिंग कर रहे हो, बात समझना, अगर आप टीचिंग एज अ प्रोफेशन चुनना चाहते हो और उसमें अगर अपने आप को आप यूनिक बनाना चाहते हो तो ये जरूरी है। तो पहले तो कल हम जॉब्स की बात करते हैं, पहले तो कल हम जॉब्स की बात करेंगे बढ़िया तरीके से। जॉब्स को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, क्या क्या जॉब्स होती है किस तरीके से। देखो मैं वो वाली बातें नहीं करूंगा, फॉर्मेलिटी वाली बातें, मैं जो दिल से बातें होंगी, जो सच में आपको पैसा दिलाएं, जो सच में आपको आगे जॉब्स दिलाएं। ऐसे लिखने को तो भैया वो पूरा पीपीटी बना के लिख दो, आपको ये आईओसीएल है आपका, ये है आपका, ये भी तो देखो कितनी कहां पर कितनी सीट्स होती हैं, कहां पर कितना क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको कितना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। हवा वाली बातें नहीं करेंगे यहाँ पर, जो आपके ग्राउंड लेवल पर बातें होंगी। आप अगर बिलो एवरेज हो, आप एवरेज हो, तब आप अपने एफर्ट्स कैसे लगाओ आगे बढ़ने के लिए, अपने एफर्ट्स किस तरीके से आप आगे करो। एमएससी करने से ही तो, हाँ बिल्कुल वो तो बात सही है, मैं लेकिन फिर भी बता रहा हूँ ना कि सब लोग कुछ सुने, अच्छा हम इतना टारगेट करते हैं इतना टारगेट करते हैं, इस तरीके से तो हो जाता है। ये वाली सारी बातें, हाँ बिल्कुल। पीवाईक्यू सेशन डेली होंगे, लेकिन कल हमारा थोड़ा सा एक अलग हटके सेशन होगा, फिर से सुन लो फाइनली मेरी बात एकदम अच्छे से, जो मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या बोलना चाहता हूँ, जरा सुनो ध्यान से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कल हमारा एक तो 11 बजे सेशन है, 11 बजे, जिसमें हम करने वाले हैं जॉब्स से रिलेटेड सारी बातें। और कल हमारा एक वही 7:30 बजे सेशन है, जिसमें हम करने वाले हैं कौन कौन से एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, है ना। ये करने वाले हैं हम कल बहुत अच्छे से, ठीक है ना, एकदम अच्छे से। तो हमारे कल 2 सेशन है, 11 बजे कल सुबह भैया मेरे, कोई शाम को इंतजार कर रहा हूँ मेरा, और ये कब है, शाम को है। तो आप सभी लोग तैयार है ना, उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोग जुड़ोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको नया। और यहाँ पर जॉब्स के लिए मैं आपको कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आगे कैसे क्या कर सकते हो, कैसे क्या नहीं कर सकते हो, सीक्रेट स्ट्रेटेजी। देखो स्ट्रेटेजी तो आपके ऊपर है, फिर आप उसको कैसे आगे करना चाहते हो। यूट्यूब पर भी क्लास होगा कल, कल शाम को रात में करेंगे। आज भी यूट्यूब पर क्लास है भाई, आ जाना। करीब हम लोग 9:30 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, करीब करीब। तो आज भी है, और आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन पूरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, सिर्फ क्वेश्चंस कर लेने से नहीं होने वाला, कॉन्सेप्ट भी तो आने चाहिए। और यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट साथ आपको प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा अच्छे लेवल की, तो ये बातें तो आप भूलो ही मत, ठीक है। कॉलिंग भैया 10 PM यार बहुत लेट हो जाता है।
10 पीएम बहुत लेट हो जाता है यार, 9:30 से है, इतना मत करो यार। ठीक है, खत्म करते हैं सेशन को यहीं पर। बाय बाय, टाटा। आज यार है ना थोड़ा सा यहाँ पर है चीजें, वहां पर भी मैं यूट्यूब सेशन जल्दी से खत्म कर दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब टाइम 9:30, यूट्यूब टाइम आज आज है आज। कल भी होगा, कल भी होगा। ठीक है, कल आप सभी लोग मिलना, इस टाइम पे मिलना सभी लोग यहाँ पर।